बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नाज़रीन, एक सबसे पहले तो वो खबर ले लें जो मैंने आपको बताया था कि इमरान खान साहब का केस लगा हुआ है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उनके वकील ये कह रहे थे कि इमरान खान साहब को अगर आज बेल मिल जाती है, और ये कोई मसला नहीं है, उन्होंने ये दावा किया था कि अगर ये बेल मिल जाती है तो फिर इमरान खान साहब को कोई रोक नहीं सकता, वो आज रिहा हो जाएंगे। लेकिन हुआ क्या, जिसका खदशा था, जो मैंने आपसे कहा था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चीफ जस्टिस सरफराज डोगर साहब हैं, एस्टेब्लिशमेंट को या इमरान खान के दुश्मनों को कुछ भी फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डोगर साहब किसी भी लेवल तक जाएंगे एस्टेब्लिशमेंट को सर्व करने के लिए, ऐसा दिखाई देता है। हुआ ये कि जब इमरान खान साहब के केस की समाअत हुई, सबसे पहले तो यह है कि बाहर कर्फ्यू लगा दिया गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ऐसा लगता है कि मार्शल लॉ लग गया, और बाहर इजाफी नफरी पुलिस की तैनात, खारदार तारे और बड़ा बंदोबस्त किया गया। सहाफियों को और वकला को भी अंदर जाने से रोका जा रहा था। बहरहाल कुछ सहाफी जो अंदर गए, उनमें समी इब्राहिम साहब थे और दीगर कुछ और सहाफी थे, वो वहां पे अपना वीलॉग रिकॉर्ड कर रहे थे। जब वो अंदर अपनी खबरें देने में मसरूफ थे तो अमला आ गया और सिक्योरिटी वालों ने आकर उन्हें कहा कि जनाब आप यहां पे रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। अब ये अदालत के बाहर वाला एरिया है, अहाते के तो अंदर है, सिक्योरिटी से अंदर है, लेकिन ये अदालत का वो एरिया है जहां पे नॉर्मली रिपोर्टर्स खड़े होकर अक्सर बातचीत करते हैं, और ये एक रूटीन है। वहां पे उन्हें कह दिया गया जी आप यहां पे काम नहीं कर सकते। उन्होंने कहा क्यों नहीं कर सकते जी, एसपी साहब का हुक्म है। उन्होंने कहा जी एसपी साहब तो नहीं, यहां पे तो अदालत है, तो यहां तो जज साहब का हुक्म होगा जी, जज साहब ने कह दिया यहां कोई काम नहीं कर सकता। तो एक अजीब मार्शल लॉ लगा दिया गया। इसी हाई कोर्ट से इमरान खान साहब जो साबिक वजीर आजम है, उन्हें इसी अहाता अदालत से जबरी तौर पर अगवा किया जा सकता है। रेंजर्स वाले आके वो ये कर सकते हैं, लेकिन मीडिया यहां पे कवरेज नहीं कर सकता। ये मार्शल लॉ है और कुछ नहीं है। हुआ ये, जब समाज शुरू हुई तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ी उम्मीदें थी। तहरीक इंसाफ को लगता था कोई बात आज बन जाएगी, लेकिन पता चला कि जी प्रोसिक्यूटर अब बीमार है, और प्रोसिक्यूटर जो बीमार है ना, उसने कोई मेडिकल रिपोर्ट भेजी ना कोई और चीज भेजी, बस अचानक बता दिया जी प्रोसिक्यूटर बीमार है और वो नहीं आ सकता। नॉर्मली ये होता है कि बीमार हो तो जज एक आधे दिन की, 2 दिन की तारीख दे देता है कि ठीक है भाई कल आके पेश हो जाए, नहीं तो अपनी मेडिकल रिपोर्ट लेकर आए, नहीं तो फिर आप उनकी जगह किसी और को बोले वो पेश हो जाए। सरकारी है ना, तो सरकार का काम नहीं रुकता होता, एक प्रोसिक्यूटर बीमार है दूसरा आ जाता है। लेकिन पता चला जनाब के प्रोसिक्यूटर बीमार है, और उसके बाद इस बीमारी की बुनियाद पे जज साहब ने कहा जी आज तो समाअत नहीं हो सकती। तो हम आपस में मशवरा करते हैं, मशवरा करके 5 मिनट में आपको बताते हैं अब करना क्या, अगली तारीख कौन सी है। तो वहां जो रिपोर्टर तो मौजूद थे, बाकी सबको लगा कि 1-2 दिन की तारीख दे देंगे जज साहब, बहुत ही कोई गेम डाल दी तो 3-4 दिन की, 5 दिन की दे देंगे। लेकिन जस्टिस डोगर साहब अंदर गए और चेंबर में जाने के बाद जब तारीख दी, पहले ही ये केस 8-9 महीने के बाद लगा है। 8-9 माह के बाद लगने वाले केस को एक मरतबा फिर एक लंबी तारीख दे दी गई 3 हफ्तों की। यह है जनाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंसाफ की सूरत हाल। अगर कोई रिटायर्ड जर्नैल आ जाए ना, तो 24 घंटों में ऑन डिमांड यानी मनपसंद फैसला इंसाफ की सूरत में यह अदालत मुहैया कर देती है। अदलिया ऐसा लगता है एक दुकान की तरह काम कर रही है, जहां पे मुनाफा देखा जाता है, जहां नफा और नुकसान देखा जाता है कि जनाब जिस चीज में नफा है वो कर दो, जिसमें नुकसान होता है वो ना करो, और एस्टेब्लिशमेंट की गुलामी के साथ जजेस ऐसा लगता है काम कर रहे हैं। बड़ी बदकिस्मती है ये बात करना, लेकिन ये बात हो रही है। तो मैं आपको बता रहा हूं, इमरान खान साहब के ऊपर देखिए ना, एक और मामला भी है। ये सिर्फ एक केस नहीं है। जो तोशाखाना में इमरान खान साहब की बरीयत की दरखास्तें हैं, वो अब मुकर्रर की गई 7 अक्टूबर तक के लिए, यानी बरीयत की दरखास्तें 7 अक्टूबर तक के लिए मुकर्रर कर दी गई। वो इमरान खान साहब ने और उनकी वाइफ ने पहले किया हुआ था कि ये केस रोके, इसमें तो बरीयत बनती है, लेकिन वो 7 अक्टूबर, यानी अब हमें जो एक टाइमलाइन मिल रही है वो ये बता रही है कि 7 अक्टूबर से पहले पहले इमरान खान और बुशरा बीबी को सजा सुना दी जाएगी तोशाखाना 2 में। उसके बाद 7 अक्टूबर वाला मामला भी इधर उधर हो जाएगा, और अगला केस कौन सा आ जाएगा, वो आ जाएगा अलकादर वाला जो लग जाएगा इस्लामाबाद में हाई कोर्ट में, और फिर उसके अंदर इमरान खान साहब को बेल दे दी जाएगी। लिहाजा इमरान खान साहब को अंदर रखने का पूरा बंदोबस्त पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने किया हुआ है। इमरान खान साहब की जो वीडियो लिंक पे समाअत होती है ना, उस हवाले से भी एक डेवलपमेंट है मेरे पास। अब ये देखें आपके हालात कहां पहुंच गए हैं, और ये कह कौन रहा है, ये सलमान अकरम राजा साहब बता रहे हैं कि जनाब हमारे साथ हो क्या रहा है। वीडियो लिंक पे इमरान खान साहब की जो समाअत हो रही थी, उसके खिलाफ एक दरखास्त दायर कर दी थी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब के वकला ने। अब वो समाअत होनी थी। अब जी समाअत के लिए वो कहते हैं जी हम वहां पे पहुंचे, और लतीफ खोसा साहब ने और सलमान अकरम राजा साहब ने, इन्होंने सीनियर जज से मुलाकात की कि जनाब हमारी समाअत क्यों नहीं हो रही। तो एडिशनल रजिस्ट्रार को बुलाया गया, उसने आकर बताया कि जनाब फाइल गुम हो गई, और जज साहब ने कहा जब तक फाइल नहीं मिलती तब तक समाअत नहीं हो सकती। हमें इस तरह की सूरत हाल का सामना है।
यानी आप अंदाजा करें कि कहीं पे प्रोसिक्यूटर बीमार हो जाता है, कहीं पे फाइल गुम हो जाती है, कभी जज बीमार हो जाता है, कभी जज छुट्टी पे चला जाता है। अगर इमरान खान के ट्रायल को तेज चलाना हो और इमरान खान जेल से बाहर हो तो रोजाना की बुनियाद पर अदालतें बुलाती हैं। लेकिन अगर इमरान खान साहब के मामलात को लटकाना हो तो ये सारे काम भी हो जाते हैं। कभी रात को 12-12 बजे तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के इशारों पे केसेस चलाए जाते हैं, जेल के अंदर ट्रायल किए जाते हैं, और कभी जजेस 6-6 महीने 8-8 महीने केस सुनने के लिए मुकर्रर ही नहीं करते। ये इमरान खान साहब को अंदर रखने के लिए एक साजिश के तौर पे पूरा निजाम काम कर रहा है और हम ये होते हुए देख रहे हैं। ये तारीख का हिस्सा बन रहा है और अदलिया की तारीख मसख हो रही है। इस पे जो गोल मेज कॉन्फ्रेंस वकला की होनी थी सुबह, वहां पे बड़ी पुलिस भेज दी गई और वहां पे भी बड़ा दबाव बनाया गया जनाब कि ये गोल बेस कॉन्फ्रेंस जो है वो उसको सबोटाज किया जाए। लेकिन फिर वकला बैठे, ये सीनियर 3 वकला हैं, इनमें ज्यादातर वो हैं जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदूर भी रह चुके हैं, जो जर्नलिस्ट कवर करते हैं सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट्स को। सीनियर 3 सहाफी वो भी वहां मौजूद थे, सदीक जान साहब थे, मुतीउल्लाह जान साहब थे, बाकी साकिब बशीर साहब गालिबन और बाकी जितने भी सीनियर जर्नलिस्ट हैं वो यहां पे मौजूद थे। इन सहाफियों ने भी वहां पे बातचीत की। इस गोल में इस कॉन्फ्रेंस से सहाफियों ने भी खिताब किया क्योंकि वो अदलिया को कवर करते चले आ रहे हैं और वो इसका एक हिस्सा है, तो उन्होंने भी अपनी बातचीत की। इसमें 2-3 चीजें ना सदीक जान ने बड़ी जबरदस्त की और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, अल्लाह ताला उनकी हिफाजत करे। नंबर 1 उन्होंने कहा जी कि अब पहले तो ये होता था ना वकील अच्छा कर लो, फिर होता था जी वकील करने की क्या जरूरत है, आप जज ही कर लें। तो अब जनाब कहा जाता है कि सेक्टर कमांडर के साथ आपका ताल्लुक हो तो फैसला आपके हक में आएगा। ये अदलिया की टोटल औकात रह गई है कि एक कर्नल या ब्रिगेडियर रैंक का बंदा जो है वो अब जजों की जो उनको बताएगा फैसला क्या करना है। ये हालात पैदा हो गए। नंबर 2 उन्होंने कहा जी कि जो वकला मायूस है ना और जो अदलिया की हालत हो रही है उसके लिए ये बड़ी जरूरत की सिद्दीक जान ने, उसने सीनियर वकला के सामने बैठकर कहा कि इसके लिए आप सारे जिम्मेदार हैं, आप लोगों ने वक्त पे आवाज नहीं उठाई। और आज से चंद साल के बाद जब वकला ये देखेंगे कि अदलिया कितनी तबाह हो गई है तो उसके लिए वो जिम्मेदार इन जजों को नहीं ठहराएंगे, आपको जिम्मेदार ठहराएंगे। ये जिम्मेदारी आपके कांधों पर। और ये गोल में इस कॉन्फ्रेंस यहां करने की बजाय आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के दरवाजे पे होना चाहिए था, वहां पे ये बात करनी चाहिए थी। बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें सदीक जान साहब ने कही। मुतीउल्लाह जान साहब ने बताया कि अदलिया पे किस तरह का खिलवाड़ हो रहा है और इसके अलावा जो है वो एक स्टेटमेंट है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये स्टेटमेंट है जनाब हामिद खान साहब का। एक तो अरब अब इस लड़ाई में उतरने जा रहे हैं, इस किस्म के अंदेशे का इजहार किया जा रहा है। अरब ममालिक अगर इस लड़ाई में उतरते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसराइल। उसे फायदा होगा उस लड़ाई में जिसमें वो अकेला पड़ता जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप के लिए बड़ी मुश्किलात अमेरिका में पैदा हो चुकी हैं, नेतन्याहू के लिए बड़ी मुश्किलात पैदा हो चुकी हैं। पहली मर्तबा इसराइल को इतनी मार पड़ रही है और इतने बम इसराइल में गिर रहे हैं कि इससे पहले कभी माजी में हुआ नहीं, कभी किसी ने सोचा भी नहीं था कि इनके साथ ये होगा। अब अगर इसराइल के साथ अरब ममालिक इस लड़ाई में उतर जाते हैं तो सबसे बड़ा बेनिफिशियरी होगा इसराइल। सबसे बड़ा लूजर कौन होगा, यानी जिसको सबसे ज्यादा नुकसान होगा अगर अरब ममालिक का ईरान के साथ झगड़ा हो जाता है या वो इस लड़ाई में बराह रास्त उतर जाते हैं तो वो ईरान के बाद पाकिस्तान होगा। देखिए नुकसान तो सारे खित्ते का होगा ना, लेकिन पाकिस्तान को बहुत नुकसान होगा दोनों सूरतों में। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान अपने एक हमसाये से हाथ धो बैठेगा। बरादर इस्लामी मुल्क है, हमारे ईरान के साथ बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं और किसी भी अरब मुल्क की सरहद बराह रास्त इस तरह से ईरान के साथ नहीं लगती जिस तरह पाकिस्तान की लगती है। पाकिस्तान एक लंबी सरहद शेयर करता है ईरान के साथ और उस सूबे की सरहद शेयर करता है ईरान के साथ जिस सूबे में हालात बहुत खराब है, जिस सूबे में आप रात के वक्त ट्रेवल नहीं कर सकते बलूचिस्तान में, उसके साथ ईरान लगता है। तो स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान को यह सूट नहीं करता कि ईरान जैसे मुल्क के साथ बिगाड़ पैदा कर दे, क्योंकि ये लड़ाई हमेशा तो चलनी रही है। अब लड़ाई का क्या नतीजा निकलेगा, या तो देखे ना टारगेट अचीव हो जाएंगे। अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियां 18 एजेंसियों ने अमेरिकन नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी को ये लिखकर दे दिया है और वो रिपोर्ट लीक हो गई है, पब्लिक हो गई है, जिसमें ये बताया गया कि जनाब ये रजीम चेंज नहीं हो सकता ईरान में, आप जो मर्जी कर लें, आप ईरान में रजीम चेंज नहीं कर सकते। ये अमेरिकन इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है। अब रजीम चेंज तो होगा नहीं, जो भी जंग के अहदाफ है वो ये हासिल कर लेंगे अगर पाकिस्तान इस जंग में उतर जाता है। लेकिन अगर अरब उतरे तो पाकिस्तानियों को उतरना पड़ेगा। सऊदी अरब घसीट के पाकिस्तान को ले जाएगा, यूएई भी। हमने इन सारों के पैसे देने, वरना ये कहेंगे जनाब फौरी तौर पे हमारे पैसे वापस करो। तो अरबों की और ईरान की अगर लड़ाई हो जाती है तो इसराइल सबसे बड़ा बेनिफिशियरी और पाकिस्तान सबसे बड़ा इसका नुकसान उठाने वाला मुल्क बनेगा, क्योंकि एक तो हमारा हमसाया बहुत जाया हो जाएगा हमेशा के लिए, दूसरा हम इस लड़ाई के मुतहम्मिल हो नहीं सकते। तो पाकिस्तान को पूरी कोशिश करनी चाहिए, तुर्की को पूरी कोशिश करनी चाहिए और जोर लगाना चाहिए कि किसी तरह भी अरब ममालिक इस लड़ाई से बाहर रहे।
ईरान ने भी हत्तुल इम्कान कोशिश की है कि ये लड़ाई ना हो। ईरान ने यह भी बताया कि हमारे पास 6 माह लड़ने की अभी सलाहियत मौजूद है, ऐसा नहीं है कि लड़ाई अभी खत्म हो जाएगी। यानी जो हिकमत अमली है ईरान की वो ये रही कि उन्होंने पहले सस्ते हथियार भेजे, यानी सस्ते मिसाइल भेजे, पुराने सेकंड जनरेशन तक के उन्होंने मिसाइल भेजे, और जदीद मिसाइल उन्होंने भेजे नहीं, हाइपरसोनिक मिसाइल या जिन्हें जो एक्यूरेट बैलिस्टिक मिसाइल है उनको ईरान ने नहीं भेजा। ईरान ने अपने पुराने मिसाइल भेजे और पुराने ड्रोन भेजे। खुदकुश ड्रोन है वो, शायद ड्रोन जैसे कहते हैं, वो खुदकुश है। यानी नॉर्मली हमने ड्रोन देखे थे ना, ड्रोन आता है ऊपर से गुजरता है, मिसाइल फेंकता है, तबाही होती है, ड्रोन चला जाता है। ऐसा नहीं है, ये ड्रोन आता है खुद ही आगे टक्कर मारता है जिस चीज में लगना होता है। तो 100% एक्यूरेसी के साथ ये आते हैं, आगे टक्कर मारते हैं और तबाही फैला देते हैं। तो ये ड्रोन का तोड़ तो कोई नहीं है अमेरिका के पास, इसराइल के पास। जो तोड़ है, अभी बीबीसी में एक और रिपोर्ट छपी हुई है, वो पैट्रियट मिसाइल है। अब जो पैट्रियट का एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी बैटरियां वहां लगी हुई है पूरे रीजन के अंदर, और पैट्रियट का एक एक मिसाइल जो है वो 4 मिलियन यानी 40 लाख अमेरिकी डॉलर का है। तो 15-20 हजार का ड्रोन गिराने के लिए ये 40 लाख अमेरिकी डॉलर जाया कर देते हैं, और 800 के करीब इंटरसेप्टर्स मार चुके हैं ये अभी तक, 800 के करीब। ये रिपोर्टें छप चुकी हैं आलमी मीडिया में। तो 800 इंटरसेप्टर्स का आपको मतलब पता है? ये जो पैट्रियट के मिसाइल है ये 4 मिलियन डॉलर का एक है, 800 ये मार चुके हैं। आप खुद ही कैलकुलेट कर लें कि कितना नुकसान हो गया अब तक अमेरिका को, अरब ममालिक को और इसराइल को। और ये लगातार होता चला जा रहा है, लगातार होता चला जा रहा है। तो ईरान की हिकमत अमली ये थी कि उन्होंने उन हथियारों के जरिए से जो दिफाई सलाहियत है मिसाइलों को रोकने की, वो कमजोर कर दी पूरे रीजन में। यानी अरब ममालिक में भी और इसराइल में भी अमरीकी अड्डों के पास अब वो सहूलत नहीं है जो पहले थी। अब वो हमलों को रोकने की वो सलाहियत नहीं रखते। ये बात अमरीकी दिफाई तज्जियाकार भी मान रहे हैं। ईरान के बेहतरीन हथियार बाकी हैं और उनको रोकने का जो इंतजाम था वो खत्म हो गया। जो बैरियर्स थे ना इसराइल तक जाने के लिए, बैरियर्स अगर मैं आपको बताऊं तो सिंपल ये है कि रास्ते में रुकावटें थी ना, 4-5 मुल्कों को क्रॉस करके, समंदर को क्रॉस करके फिर जाके इसराइल आता है जिसमें ईरानी मिसाइल या ड्रोन हिट करता है। ये रास्ते में बहुत सारे बैरियर्स थे ना, इन सब ने अपने अपने अड्डे दिए हुए थे अमेरिकन को, और वो वहां से रोकते थे। अब मामला ये है कि वो रोकने की सलाहियत या तो खत्म हो गई या बहुत कमजोर हो गई। तो इम्कानात बढ़ गए हैं कि ईरान के हथियार या मिसाइल या ड्रोन वो आसानी के साथ इसराइल को हदफ बनाए। और अब ये हो रहा है। जो इंडियन सहाफी वहां से आए उन्होंने बताया कि जनाब ये तो मार रहे हैं इसराइलियों को, और इसराइल किसी किस्म की कवरेज नहीं करने दे रहा, वो सजाएं दे रहे हैं, वो तो 5 साल के लिए जेल में डालेंगे अगर किसी ने इसराइल में तबाही दिखाई तो। नेतन्याहू तबाही को रोक नहीं पा रहा, लेकिन तबाही के मनाजर को रोकने की कोशिश कर रहा है। अब नाजरीन एक और जो बड़ा खौफनाक काबू है, तो मैंने आपको बताया ना कि ये बड़ा खतरनाक सूरत इख्तियार कर जाएगा, पूरा खित्ते को आग लग जाएगी अगर अरब ममालिक ईरान के साथ इस जंग में बराह रास्त उतर गए तो। और अगर पाकिस्तान को घसीट लिया तो पाकिस्तान के लिए और ज्यादा बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा। अब इन्होंने रिफाइनरी को अटैक किया, ये इसराइल ने अटैक किया ईरान के अंदर, तेहरान रिफाइनरी के ऊपर अटैक किया। ये 2,25,000 बैरल ऑयल जो है ये रोजाना की बुनियाद के ऊपर पैदावार थी उसकी, इसको आग लगा दी। इतनी खौफनाक आग लगी है कि पूरे तेहरान के अंदर काले बादल धुएं के। तेहरान में दिन के वक्त रात हुई थी, हर तरफ स्याह कलर था। हुकूमत ने एडवाइजरी जारी की कि आप लोग अपने घरों में रहें, खिड़कियां और दरवाजे बंद रखें, इसके सेहत को नुकसान होंगे। वहां पे जो बारिश हुई है वो स्याह रंग की बारिश, यानी उसके अंदर ये केमिकल है। तो हलाल अहमर ने भी एक पेशन गोई की है कि यहाँ तेजाबी बारिश हो सकती है, उसका इम्कान है, जो जिल्द और फेफड़ों को शदीद नुकसान हो सकता है शहरियों का। बारिश का पानी काला है तो बीमारियां बहुत फैल सकती हैं। तो एडवाइजरी जारी की गई है जो इसराइल ने किया ईरान में, और ये आग के ऊपर अभी तक प्रॉपर काबू नहीं पाया जा सका, वो नुकसान अभी भी हो रहे हैं। दूसरी जानिब जब ये इसराइल ने किया ईरान में, तो ईरान ने उसकी रिटेलिएशन में हीफा में जो इसराइली शहर है वहां पे जो इसराइल की एक रिफाइनरी है उसको निशाना बना दिया। अब ये रिफाइनरी भी 2 लाख बैरल रोजाना इनकी पैदावार है, वहां पे उन्होंने निशाना बनाया, वहां से भी धुएं के बादल और आग उठ रही है। लेकिन देखिए इसराइल बड़ा जदीद मुल्क है, उसने बड़ा जबरदस्त निजाम बनाया हुआ है। आप उसकी किसी भी चीज को तबाही करते हैं तो वो डैमेज कंट्रोल बहुत तेजी से करते हैं। अब ईरान में इतने खौफनाक हमले हो रहे हैं कि डैमेज कंट्रोल तो दूर की बात है, उनकी स्ट्रेटेजी सिर्फ अटैक की है कि बस हमला करते जाओ, हमला करते जाओ, और किसी भी तरह करके दुश्मन को अंगेज रखो हमलों के जरिए से, तो वो हमलों के जरिए से कंट्रोल करते हैं। अच्छा एक चीज मैं आपको इसमें और बताता हूँ, ये अरब ममालिक ने ना कोई डाटा शेयरिंग की है अमेरिका के साथ, इनकी अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्टें भी अरब ममालिक की, तो अमेरिकन को वो वक्तन फवक्तन, क्योंकि उनकी अलाई है, उनके इत्तेहादी है, तो उनके साथ शेयर करते हैं चीजें। तो चंद चीजें ऐसी हैं जो अब अरब ममालिक के अंदर खदशात बढ़ गए हैं। नंबर 1 ये है कि अमरीकी अहदेदारों ने जो बार बार ये कहा ना कि ये एक मजहबी जंग है या इस्लाम के खिलाफ जंग है, उसमें ना आवाम के अंदर रद्देमल बड़ा ऑब्वियस है, वो पैदा होगा। नंबर 2 अगर ये जंग बड़ी लंबी चल जाती है ना तो इससे मईशत को वो दबो देगी, बड़ा नुकसान मईशत का भी हो जाएगा।
अवाम में राय बन रही है कि अमरीकी बेसिस, ये अरब अवाम के अंदर ये राय बन रही है, अरब अवाम ये सोचना शुरू हो गए हैं कि जो अमेरिका की बेसिस है उनका हमें फायदा नहीं है, उनका हमें नुकसान है, वो हमें तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे रही बल्कि हमारे लिए वो खतरा बन रही है। और एक और चीज जो होने जा रही है